हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। चिराग, ये लगातार चर्चा इधर आपके बिहार आने की बहुत हो रही है। आपका बिहार प्रेम जो है अचानक बहुत जाग गया है, क्या है ये पूरा माजरा? पहले तो ये स्पष्ट कर दूं, बिहार प्रेम मेरा अचानक नहीं जागा। मेरा राजनीति में आने का कारण सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारी रहे हैं, और आप उन लोगों में से रहे हैं जो कि शुरू से इस बात को जान रहे हैं। कई बार चर्चा हम लोगों ने की, दिल्ली में रहा हूँ, बम्बई में मैंने काम किया, और जिस तरीके से वहाँ पे बिहारियों को कठिन परिस्थितियों में रहना पड़ता है, या कई बार उनको जिस तरीके से अपना अपमान का सामना करना पड़ता है, उनको गाली दी जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है, इन सारी चीज़ों को मैंने देखा। और उस वक्त ये फैसला मैंने लिया था कि मुझे वापस अपने प्रदेश जाना होगा और वहाँ पे रहकर उस बिहार का निर्माण करना होगा जिसकी कल्पना संभवतः मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने, पिछली पीढ़ी ने की थी। एक विकसित बिहार की सोच को धरातल पर उतारना होगा, और इसी सोच के साथ मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट का भी मैंने निर्माण किया, जिसमें बिहार से जुड़ी हुई हर समस्या का विस्तृत समाधान है कि कैसे बिहार को हम लोग विकास की राह पर, एक रोड मैप पूरा मैंने इसको लेकर तैयार किया। और तब से ही मेरी इच्छा थी कि मैं ज़्यादा सक्रिय भूमिका में मैं निभाऊं। तीसरी बार का सांसद हो चुका हूं। अब मुझे इस बात का एहसास है कि दिल्ली में रह के मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को धरातल पे नहीं उतार पाऊंगा, और इसी उद्देश्य के साथ अब मेरी इच्छा है कि मैं ज़्यादा समय और ज़्यादा सक्रिय भूमिका बिहार में दूं। जब आपकी इच्छा होती है कि बिहार में आप ज़्यादा सक्रिय भूमिका में रहें, तो क्या चिराग पासवान इस विधानसभा बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं ये फैसला पूर्णतः मेरा नहीं हो सकता, ये फैसला पार्टी को लेना है। मैं ज़रूर चाहता हूँ कि मैं बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ूँ। अब क्या मैं वो 2025 का लड़ूंगा या मैं 2030 का विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, ये फैसला पार्टी को लेना है। जब मैं कहता हूँ कि पार्टी को ये फैसला लेना है, छूटते ही पूरक प्रश्न आता है कि आप ही पार्टी हैं, आप ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप जो चाहेंगे वो होगा। सही है, अगर मैं चाहूँगा तो मैं लड़ पाऊँगा, बट जब मैं कहता हूँ कि पार्टी को इसका फैसला लेना है, मतलब पार्टी को इसके ऊपर मंथन करना है। और जो हो रहा है, सर्वे हो रहा है, क्या मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी का स्ट्राइक रेट बेटर हो सकता है, क्या मेरे विधानसभा के चुनाव लड़ने से क्या हमारे गठबंधन का प्रदर्शन और बेहतर और मजबूत हो सकता है, इन तमाम चीज़ों पर अभी अध्ययन, अभी मंथन चल रहा है। और अगर पार्टी को लगता है, कोई कई बार ऐसा होता है कि जब आपके राष्ट्रीय नेता जब विधानसभा के चुनाव में उतरते हैं, भाजपा ने इस एक्सपेरिमेंट को कई बार किया है अलग अलग राज्यों में, और उसका लाभ भी हम लोग को देखने को मिला है। तो अगर पार्टी को ऐसा लगता है सर्वेज, मंथन, चर्चा के बाद कि मेरे विधानसभा चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी को, मेरे गठबंधन को मजबूती मिलेगी, तो मैं ज़रूर लड़ूंगा। 2025 में आप लड़ रहे हैं, मोटा सा आपने बहुत घुमा दिया, इस छोटे से सवाल को बहुत आपने जवाब घुमा दिया। 2025 में चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे पास अभी तक पार्टी की अनुमति आई नहीं है। पार्टी ने अभी तक इस बारे में, एक्चुअली हम लोग की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक ही नहीं हुई है इन तमाम विषयों को लेकर, क्योंकि अभी गठबंधन के बाद ये फैसला हो जाएगा। हाँ, बैठक जब भी हो जाएगी उसके बाद ये फैसला हम लोग कर लेंगे कि या तो 2025, नहीं तो 2030। 2030 में तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे। 2030 में तो मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है। मेरा इंटरेस्ट 2025 में है कि 2025 में चिराग विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं। मुझे लगता है बहुत जल्द इसके ऊपर एक अंतिम फैसला हो जाएगा। चिराग अपने आप को क्योंकि आप देखिए युवा हैं, दलित हैं, और आपके पास एक्सपीरियंस भी है केंद्र में काम करने का, आप अपने आप को बिहार में एक काबिल मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर देखते हैं? वो कहते हैं ना कि ना कैसे पकड़िए, घुमा के पकड़िए, सवाल एक ही दिशा की ओर केंद्रित होता है। फिलहाल अगर आप इस प्रश्न के जवाब में ये जानना चाह रहे हैं कि एनडीए के भीतर क्या, तो एनडीए के भीतर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और चुनाव परिणामों के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये गठबंधन के भीतर का ये चर्चा है, और इसको लेकर ये फैसला हो चुका है। तो फिलहाल ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है। मैं ज़रूर मानता हूँ कि मेरे पास वो विज़न है जिस पे मैंने लंबे समय तक मैंने कार्य किया है, और उसको मैं सरकार के माध्यम से धरातल पर उतारना चाहता हूँ। जो स्पेस मैं मानता हूँ कि 2025 में जब नई सरकार बिहार में बनेगी, वो भूमिका मैं निभा पाऊँगा। ठीक है, 2025 के लिए नीतीश कुमार चेहरे हैं, डिक्लेयर्ड है, बट जब वैकेंसी होती है तो चिराग पासवान भी एक कैंडिडेट हैं उसमें, आपकी भी पर्ची लगी हुई है।
मैं बिल्कुल कहीं कोई कैंडिडेट नहीं हूँ और मेरी प्राथमिकता में भी कहीं कोई कैंडिडेट बनना नहीं है भाई। आप खुद जानते हैं, अगर मेरा लालच पदों को लेकर होता तो 2020 में भी तो मेरे पास ये मौका था ना। 2020 में अगर मैं गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ता तो आज जो मैं केंद्र में मंत्री हूँ, मैं 2020 में ही मैं केंद्र में मंत्री बन गया होता। बिहार में मेरी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहता गठबंधन के भीतर। आज जो राजद अपने आप को बड़ा दल कहता है, हकीकत है कि वो बड़ा दल इसीलिए बना क्योंकि एनडीए एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ा। आप पिछली बार 2020 के भी रिजल्ट आप निकाल के देखिए, वहां पे जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों को जितने वोट मिले और मेरे प्रत्याशियों को जितने वोट मिले, उन दोनों को आप कंबाइन कर दीजिए तो जीत उसमें एनडीए के प्रत्याशी की ही होती है। अगर आज की भूमिका में अगर एनडीए अगर 2020 में भी लड़ता और राजद फिर उसके बाद कहीं नहीं दिखता, मुझे नहीं लगता कि 20-25 सीटों से ज़्यादा ये लोग जीत पाते। तो हकीकत में उस वक्त भी मेरे पास ऑप्शन था, जब मेरे अच्छे विधायक जीत कर आते, बिहार में भी मेरे 2-3 मंत्री होते, तो उस वक्त भी मैंने पद का लालच नहीं किया। आज भी मेरी प्राथमिकताओं में नहीं है। बस सरकारी एजेंडे के माध्यम से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। बट एक चीज बताइए कि आपके समर्थकों ने आपका पोस्टर लगा दिया। नहीं नहीं, बात देखिए, जब सवाल तो बनता है, आपका पोस्टर लगा दिया और आपने मना भी नहीं किया, आपने एक्सेप्ट किया उसको कि भाई आपके समर्थकों ने आपको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया, पटना के सड़कों पे आपका पोस्टर लग गया एंड आपकी पार्टी की तरफ से उसको मना भी नहीं किया गया। तो मैं मानूं कि आपकी मौन सहमति थी। मौन सहमति की बात नहीं है। कई बार ना कार्यकर्ताओं की भावना इतनी प्रबल होती है कि आप चाह कर भी आप नहीं रोक पाते हैं। कई बार मुझे खुद इस बात का इतनी तकलीफ़ होती है या नहीं अच्छा लगता है, कहीं हम लोग जाते हैं और क्योंकि मैं नेता हूँ, कई ऐसे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहाँ पे किसी परिवार में कोई दुखद घटना घट गई होती है, वहाँ पे जाना होता है। वहाँ लोग देखकर जब हम पहुंचते हैं या कार्यकर्ता नारे लगाने लगते हैं, वो माहौल नहीं है ऐसा जहाँ पे आप नारे लगाइए। कितनी बार आप रोकते रह जाते हैं कि नहीं, ये माहौल नहीं है, फूल माला मत दीजिए, नारे मत लगाइए, बट वो नहीं मानते क्योंकि उनकी भावना इतनी ज़्यादा अपने नेता को देखकर होती है। उसी भावना के साथ ये पोस्टर लगाए गए थे। मैं कितनी जगह पर रोकूँ, मैं उनको बंद कमरे में बुलाकर सिर्फ टोक सकता हूँ, बट संभव नहीं है। जब आपके साथ लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जुड़े हों तो एक एक की भावना को आप नियंत्रित कर पाएं। बट आपके कार्यकर्ताओं की या पार्टी वर्कर जो नेता हैं, उनकी ये भावना है कि चिराग जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार में ऑफ कोर्स है और होनी भी चाहिए, और हर पार्टी के कार्यकर्ता की होनी चाहिए। जब तक पार्टी का कार्यकर्ता अपने नेता को सर्वोच्च पद पर नहीं देखेगा तो फिर वो नेता ही किस काम का। तो हर पार्टी के कार्यकर्ता की, और हर पार्टी के कार्यकर्ता की होती भी है। मुझे कोई एक ऐसा दल हमारे भारत में बता दीजिए, छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा, जो अपने नेता को सर्वोच्च पद पर राज्य में हो, केंद्र में हो, नहीं देखना चाहता हूँ। मैं खुद मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे देखना चाहता था, मैं उनको देश के प्रधानमंत्री के पद पे देखना चाहता था। हर नेता के लिए ये भावना कार्यकर्ताओं की होती है और उसका मैं सम्मान करता हूँ। लोग बोलते हैं, देखिए आपके ऊपर जो आरोप लगता है कि भाई आप युवा भी हैं, दलित हैं, आप केंद्र में मंत्री भी हैं, लेकिन आप इंडिपेंडेंट काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टी बोलते हैं। लोग बोलते हैं कि आप बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टी हैं। मेरे प्रधानमंत्री जी से जो मेरे संबंध हैं उसको लेकर कई बार ये सारी बातें कही जाती हैं, बट अगर मैं मानता हूँ जितनी स्वतंत्रता मुझे गठबंधन के भीतर कार्य करने को लेकर मिलती है, और मुझे लगता है जितनी प्रमुखता से मैंने अपने प्राथमिकता वाले विषयों को उठाने का काम किया। आज आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, बट कुछ दिन पहले इसके विपरीत में मुझसे सवाल पूछे जाते थे कि आप तो गठबंधन की लाइन से एकदम अलग राह लेकर चलते हैं। जब लेटरल एंट्री की बात आती है तो आप अपनी सरकार के सामने ही खड़े हो जाते हैं। जब जाति आधारित जनगणना की बात आती है तो बीजेपी रुख साफ नहीं करती, बट आप उसको लेकर मोर्चा खोले रहते हैं। ऐसे कई विषय निरंतरता में आए, हिंदू मुस्लिम विवाद को लेकर आया, जहाँ पर मैंने बहुत अपनी स्पष्ट राय रखी है। तो अगर कोई ये सोचे कि मैं किसी का प्रॉक्सी बन के कार्य कर सकता हूँ, कतई नहीं। बट हाँ, मेरे प्रधानमंत्री जी के प्रति समर्पण अटूट है। उनसे मैं जितना प्यार करता हूँ, शायद इतना प्यार मैंने अपने नेता, अपने पिता से किया होगा, और मैं उनको उस जगह पर देखता हूँ और उन्होंने भी हमेशा वही प्यार मुझे दिया। कल उनका एयरपोर्ट पे आना और मुझे आकर ये कहना कि आज मैं आपसे बिहार की धरती पे मिल रहा हूँ, मेरे लिए आज आप युवा बिहारी हैं। अब ये युवा बिहारी मेरे प्रधानमंत्री को पता है, वो जानते हैं, क्योंकि मेरे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सामने मैंने युवा बिहारी अपने नाम के आगे मैंने लिखा हुआ है। उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया। मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आप अगर देखिए, आप अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान भी बोलते हैं आप, लेकिन अगर जब चेहरा चुनने की बात आएगी, दलित चेहरा चुनने की बात आएगी, अगर आपके बदले किसी और दलित चेहरे को चुना गया तो आपको लगता है कि आपकी जो उम्मीदें होंगी वो उसको होंगी इस मामले में? मैं दुखी इस प्रश्न से हो रहा हूँ, मतलब बहुत विनम्रता से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपने अपने प्रश्नों में
चौथी बार इस मेरे आगे इस शब्द को जोड़ा कि दलित दलित दलित, मेरी तो लड़ाई इसी बात को लेकर है। मैं जब बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करता हूँ, मैं बिहार में 14 करोड़ बिहारियों की बात करता हूँ। मुझे सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की होती थी, दिल्ली में पला बड़ा पढ़े लिखे परिवार से आता हूँ, बम्बई में मैंने काम किया, जहाँ पे मैं नहीं देखता इस तरीके की इतनी कड़ी जाति व्यवस्था। और जब मैं राजनीति में आया और बिहार आने लगा राजनीतिक दृष्टि सोच से, आज से लगभग 12-13 साल पहले, तो मुझे तकलीफ इस बात की होती थी कि बिहार में मुझे भूमियार मिलते थे, ब्राह्मण मिलते थे, राजपूत मिलते थे, मुझे यहाँ पे पिछड़ा मिलते थे, अति पिछड़ा मिलते थे, दलित मिलते थे, महादलित मिलते थे, मुस्लिम मिलते थे, पर कोई बिहारी नहीं मिलता था। आपकी जाति ही आपकी पहचान बन के रह गई है। मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य में मेरी पहचान सिर्फ और सिर्फ बिहारी की हो। मैंने तो युवा दलित बिहारी नहीं लिखा ना अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, मैंने तो सिर्फ युवा बिहारी लिखा। अब ये बताइए, आप बार बार बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, वो 5 चीज़ बताइए जो इस बैनर के अंतर्गत आपने बिहार में किया हो और जिसका इम्पैक्ट हुआ हो लोगों को। मैं करना चाहता हूं, और अभी जैसा मैंने कहा कि मेरा बिहार में आने का कारण ही यही है कि मैं उस विधिवत तरीके से व्यवस्था के साथ मैं इसको धरातल पर उतार पाऊं। आज की तारीख में मेरे पास एक भी विधायक नहीं है, नीति डिसीजन मेकिंग पॉलिसी मेकिंग कमेटी का मैं हिस्सा नहीं हूं। राज्य में जो सरकारी एजेंडे होते हैं, मेरे कोई विधायक ना होने की वजह से ना विधानसभा में मेरी आवाज़ है, ना विधान परिषद में मेरी आवाज़ है। और इसीलिए मतलब मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कहता हूं कि मैं बिहार में सरकार का हिस्सा नहीं हूं, मैं बिहार सरकार का मैं समर्थन कर रहा हूं। केंद्र में मैं सरकार का हिस्सा हूं, जब कैबिनेट में मैं बैठता हूं, कई ऐसे विषय जब आते हैं उस पर चर्चा होती है, मेरा अपना मत होता है, मेरी अपनी राय होती है। जब वक्फ बोर्ड का भी जब बिल आया था, उसमें भी मैंने स्पष्ट तरीके से अपनी पार्टी का मैंने रखा था कि इसको जेपीसी में जाना चाहिए, ताकि हर स्टेक होल्डर को कम से कम अपनी बात रखने का मौका मिले। उसके बाद जो फैसला सर्वसहमति से होगा वो लिया जाएगा। बट बिहार में अभी ऐसी परिस्थिति नहीं है, क्योंकि मैं किसी भी नीति निर्धारक समिति का मैं सदस्य नहीं हूँ। तो ऐसे में फिलहाल मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतार पाऊँ। इस बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उस पोजीशन में मैं आऊँगा। और जब आप बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, मैं मानता हूँ कि 5 जो कार्य हैं जो करने की ज़रूरत है, सबसे पहले शिक्षा। जब तक आप शिक्षा पे काम नहीं कीजिएगा, जात पात धर्म मजहब से हम लोग नहीं उठ पाएंगे, और राजनीतिक दल निरंतरता में इसका लाभ उठाते रहेंगे। हम लोग को साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे हम लोग को कार्य करने की ज़रूरत है। हम लोग को एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करने की ज़रूरत है, ना सिर्फ पलायन रुके बल्कि रिवर्स माइग्रेशन मेरे राज्य में शुरू हो। राजस्व हम लोग कैसे बढ़ाएं, ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय होना चाहिए। रिलीजियस टूरिज्म की अनंत संभावनाएं हैं मेरे राज्य में, जिसको लेकर हम लोग कार्य कर सकते हैं। अलग अलग धर्म से जुड़े हुए महापुरुषों की ये धरती रही है, उसको लेकर हम लोग कार्य कर सकते हैं। स्वास्थ्य पे हम लोग को बहुत काम करना है, ग्रामीण स्तर तक कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था, और कृषि प्रधान प्रदेश है ये, किसानों को कैसे मजबूती देते हुए, जिसमें मेरे भी मंत्रालय की एक अहम भूमिका है। फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से, प्रसंस्करण के माध्यम से आप किसानों की स्थिति ग्रामीण स्तर पर और बेहतर कर सकते हैं। चलिए, आप भी युवा हैं और आपका जब कंपैरिजन होता है तो तेजस्वी से होता है, क्योंकि तेजस्वी भी ऑलमोस्ट आपके उम्र के आसपास के हैं और उनके पास मास बेस भी ज़्यादा है। और हम देखते हैं कि जब सर्वे कोई आता है तो सर्वे में उनको वो आपसे आगे दिखते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस भी है, वो डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। तो आपको लगता है जब आपको कंपेयर किया जाता है तेजस्वी से, तो डू यू थिंक कि मतलब इट्स अ राइट कंपैरिजन? भाई, आप सोच रहे हैं कि कितनी बड़ी बात है ये कंपैरिजन ही होना। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक विधायक नहीं है और उसका कंपैरिजन एक ऐसे व्यक्ति से हो जाता है जिसकी पार्टी निरंतरता में लंबे समय तक सत्ता में रही हो, जिनके परिवार से 2-2 मुख्यमंत्री रहे हों, वो स्वयं उप मुख्यमंत्री रहे हों, उस व्यक्ति से उनकी पार्टी के साथ मेरी पार्टी का कंपैरिजन हो रहा है इस स्तर पर, तो इसमें मुझे तकलीफ होगी कि मुझे खुशी होगी? मेरी तो खुशी की बात है। मुझे तो तब भी खुशी होती थी जब मैं सिंगल सांसद की मैं पार्टी होता था और चर्चा होती थी कि चिराग को 4 सीटें मिलेंगी या 5 सीटें मिलेंगी। और हकीकत है, मुझे लगता है गठबंधन की राजनीति का इतिहास टटोल के देखिए, पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 5 सांसद वाली पार्टी को गठबंधन में कोई सीट नहीं मिली और वहीं सिंगल सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें दे दी गई। बट मैं भी उनके विश्वास पर खरा उतरा, 5 ही 5 जीत के दिए, 100% स्ट्राइक रेट रखा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चिराग से बात करने के लिए। थैंक यू।